तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने थर्मोडायनामिक्स के अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा 10th लेक्चर है। एक चीज़ आपने देखा होगा कि जस्ट 9th लेक्चर से ही हम लोगों का एक नया थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी इंथैल्पी इंट्रोड्यूस हो चुका था। हम लोग उसी थर्मोडायनामिक के 9th लेक्चर में, जहां लास्ट इंथैल्पी ऑफ कंबशन कंप्लीट किए थे, उसी टॉपिक को अब आगे बढ़ा रहे हैं, जहां हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल पे आ रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है क्या। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग ज़रा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के यूनिट को केयर करते हैं। यूनिट ही हमें बहुत कुछ आइडिया दे जाएगा कि क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो आइए, जैसा हमने आपको बताया था कि आप कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल के यूनिट को अगर केयर कर लो तो सारी कहानी इसकी यूनिट ही बता जाता है। तो आइए ज़रा यूनिट देखिएगा। कैलोरी पर ग्राम माने एनर्जी 1 ग्राम के लिए, किलो कैलोरी पर ग्राम, जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम, एक्सेट्रा। अब डेफिनेशन देखिएगा। हीट प्रोड्यूस्ड एक्सोथर्मिक है, कंबशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हीट प्रोड्यूस्ड होगा। हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। 1 ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होने में जितनी हीट प्रोड्यूस्ड होती है, सच अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जिस गिवन सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वह एफिशिएंसी वाइज एक बेहतर फ्यूल माना जाता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, समझ में आएगी बातें। आइए, हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ गया है। ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। डेल सी एच नॉट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं। मीथेन का, इथेन का, हाइड्रोजन गैस का वैल्यू ये रेस्पेक्टिवली है। बोर्ड पर जगह कम था इसलिए आगे हमने रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। विच ऑफ दीज फ्यूल इज मोस्ट एफिशिएंट। अभी हमने आपको बताया कि आप 1 ग्राम के लिए फ्यूल की एफिशिएंसी निकालिए, जो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा वह मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं ज़रा एफिशिएंसी ऑफ CH4। CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, तो पर मोल है, इसका मतलब है कि 16 ग्राम मीथेन जो है वह आपको दे रहा है 890.3 किलो जूल। तो पर ग्राम, तो 1 ग्राम जो इसका देगा वो 890.3 बाई 16। माने आप क्या देख रहे हो कि क्या जो हमारा हीट का मैग्नीट्यूड था डिवाइडेड बाई मोलर मास हमने किया, कैलोरीफिक वैल्यू आ गया। तो 890.3 डिवाइडेड बाई 60 आ गया हमारा किलो जूल पर ग्राम। अब हम इस नीचे वाले ये को हटा रहे हैं, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया था कि ये कैसे आया है। फिर अगर आ जाइए एफिशिएंसी ऑफ C2H6, तो 1 मोल इसका मोलर मास 30 आ जाएगा, तो 1559.7 डिवाइडेड बाई 30 किलो जूल पर ग्राम। और अगर हम लोग निकाले एफिशिएंसी ऑफ H2 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 285.9 हाइड्रोजन 2 किलो जूल पर ग्राम। हम लोग ज़रा कैलकुलेशन भी यहाँ पर कैलकुलेट करके कितना आता है ये डेटा लिख ले, फिर हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी अरेंज कर पाएंगे। अब आप ही बताइए, कैलकुलेटेड वैल्यू लिखा हुआ है, आप बताओगे मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद CH4 है और CH4 के बाद C2H6 है।
मतलब उम्मीद करें कि फ्यूल एफिशिएंसी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्यूल एफिशिएंसी में। सेकंड, हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में टाइप पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझने वाला चीज़ भी है। पहले हमारी पूरी बातों को केयरफुली सुनिएगा, फिर जो है सो हम एक प्लान्ड डेफिनेशन आपको बताएंगे। हमारी आदत ही है पहले समझाना, डेफिनेशन बाद में बताना। एक मूल प्रोडक्ट बनाना, एक मूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किससे? तो उस एलिमेंट्स से जो उस एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो। बात करते हैं उस एलिमेंट का जो उसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, जरा बात करें। अब एक चीज आप लोग बताएं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नेचुरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, मतलब दिस वन। थोड़ा सा और प्यूरिफाई करते हैं। एक मूल प्रोडक्ट बनाना किससे? तो अपनी रिफरेंस स्टेट से, उस रिफरेंस स्टेट से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्लियर है? मतलब अब जरा हम पूछे कि क्लोरीन का बताओ, तो आप बोलिएगा कि सर क्लोरीन Cl2 गैस है, क्योंकि नॉन मेटल्स कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, वो ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, और मोस्टली नॉन मेटल्स गैसियस होता है। नेक्स्ट अगर आ जाइए, बच्चा बोलेगा कि सर फ्लोरीन तो F2 गैसियस, ब्रोमीन तो बच्चा बोलेगा कि नहीं सर ये तो लिक्विड होता है, आयोडीन तो बच्चा बोलेगा कि सर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन बच्चा बोलेगा गैसियस, कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड, ऑक्सीजन O2 गैस। शायद अभी भी जो हमने बात बोला वो समझ में नहीं आया आपको, फिर से एक बार बोले। एक मूल प्रोडक्ट फॉर्म करना कहां से? तो अपनी रेफरेंस स्टेट से, जो उस रेफरेंस स्टेट से जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो। जैसे बच्चा बोला हमें लिखना है इक्वेशन इनिशियल का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। अब बच्चा बोलेगा कि क्या सर इनऑर्गेनिक में जो सोडियम क्लोराइड का लैब प्रिपरेशन है वो हमको याद करना होगा क्या? हम बोले काहे को याद करना होगा भाई, हम तो अभी आपको बता दिए एक मोल प्रोडक्ट बनाना अपने रेफरेंस स्टेट से। तो आइए, इनिशियल एनी सॉलिड रेफरेंस स्टेट और Cl2 गैसियस रेफरेंस स्टेट से मिलकर बना होगा। चूंकि क्लोरीन एक ही है, यहाँ हाफ कर देंगे, दिस वन इज योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। शायद अभी भी बातें समझ में नहीं आई है। क्लियर है यहां तक की बातें? अब जरा एक बातों को केयरफुली पहले सुन लीजिएगा। रेफरेंस स्टेट जो मोस्ट स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो असाइन की गई थी, मतलब जीरो लिया गया था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रेफरेंस स्टेट जो स्टेबल है उनको अगर आप ले रहे हो तो उनको जीरो असाइन किया गया था, मतलब इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, इसका जीरो नहीं होगा। हमने कहा है कि रेफरेंस स्टेट या एलिमेंटल स्टेट जो हमारा स्टेबल फॉर्म है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब अगर हमने एक और बात कहा कि भाई एक गिवन कंपोनेंट है या एक गिवन एलिमेंट है हमारे पास, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉप्स अगर उनके एग्जिस्ट हो रहे हो, तो वहाँ क्या करेंगे? तो आइए सुनिएगा। जैसे कार्बन आप पढ़े होइएगा कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, डायमंड,
ग्रेफाइट और फुलरेंस। तो कार्बन का कौन सा फॉर्म सर लिया गया था मोस्ट स्टेबल? तो याद रखिएगा, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट physical state solid. This one is assigned as a reference state of allotropes of carbon. कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? अब बच्चा बोला कि सर फास्फोरस का भी तो 3 होता है, वाइट, रेड और ब्लैक। तो सर फास्फोरस के आखिर किन एलोट्रॉप्स को एज अ रेफरेंस यूज किया गया था? तो याद रखिएगा, हमारा फास्फोरस वाइट सॉलिड, फास्फोरस वाइट सॉलिड, क्लियर, उनको एज अ रेफरेंस स्टेट असाइन किया गया था। फिर अगर आप आ जाइए, सल्फर के भी वेरियस एलोट्रॉप्स होते हैं। अगर उन एलोट्रॉप की हम बात करें कि उन डिफरेंट एलोट्रॉप्स में आखिर सल्फर का कौन सा एलोट्रॉप्स है जिनको एज अ रेफरेंस लेकर 0 असाइन किया गया था, तो याद रखिएगा सल्फर रोम्बिक सॉलिड है वो भी। दे आर असाइंड एज अ रेफरेंस स्टेट एंड their enthalpy of formation is taken as 0. क्लियर है? एक और बात जानिएगा, H+ एक्वस रेफरेंस स्टेट की तरह असाइन किया गया था और इसका भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। बात ही समझ में नहीं आई? समझ गए? तो आइए, अगर समझ में आ गया तो हम लोग ज़रा, एक बच्चे ने कहा कि सर कुछ की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वेशन लिखिए। तो सर जैसे हमें CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, हम बोले कि यस लिखते हैं। इसका हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। कार्बन है, कार्बन आपने क्या कहा था? ग्रेफाइट सॉलिड, ग्रेफाइट है सॉलिड प्लस, अब ग्रेफाइट और सॉलिड दोनों ने लिखना है, ऑक्सीजन O2 गैस। आ गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन। बच्चा बोलेगा कि सर ये तो कंबशन का भी इक्वेशन है। तो क्यों नहीं है? कंबशन का भी है, लेकिन अगर हम कार्बन गैसियस प्लस O2 CO2 दे देते तो वो सिर्फ कंबशन का इक्वेशन होता, वो फॉर्मेशन नहीं होता। हम दे देते कार्बन गैसियस प्लस O2 गिव CO2, तो आप बोलते कि यस सर, अब वो हमारा फॉर्मेशन नहीं रहा, वो हमारा सिर्फ कंबशन रहा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन में हम उस रेफरेंस स्टेट को लेते हैं जो मोस्ट स्टेबल हो। क्लियर है? बच्चे ने कहा कि सर एसिटिक एसिड अगर हो तो, बोले क्या हो गया भाई, एसिटिक एसिड है तो कितने कार्बन है? तो बच्चा बोला 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी आप पढ़े हैं H2 गैसियस, ऑक्सीजन आ जाइए O2 गैसियस। बच्चे ने बोला कि सर अमोनिया का अगर है तो, हम बोले क्या हो गया भाई, काहे को इतना, हर जगह आप देख रहे होइएगा हम प्रोडक्ट एक ही मोल बना रहे हैं। हम बोले काहे को इतना टेंशन लेना है, हाफ N2 गैसियस प्लस 3 अमोनिया है, 3/2 H2 गैसियस। बच्चे ने बोला ये SO2 है सर, तो सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैसियस। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गई? अब हमने क्या कहा कि जितने रेफरेंस स्टेट हैं जिनको कि आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म मान रहे हो, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 असाइन की गई थी। क्लियर है बातें? एक बात जरा और सुन लीजिए, जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैग्नीट्यूड वाइज जितना नेगेटिव होता है, वो फॉर्म्ड प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए हमारा CO2 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और CO इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग को पता है कि CO2 CO से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर निगेटिव आएगी। अब अगली बात और भी केयर कीजिएगा,
इंथैल्पी ऑफ कंबशन फिक्स्ड है, एक्सोथर्मिक होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिक्स नहीं होता। ये एक्सो भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं। अलग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। बच्चे ने बोला कि सर ये तो माने आप एकदम इतनी सारी बातें बोल गए कि दिमाग में ही नहीं रहा। क्या क्या बोले हैं, फिर ज़रा उन बातों को हम रिपीट कर रहे हैं, केयरफुली सुनिएगा। एक मोल प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट पर कंडीशन है कि उसका एक मोल होना चाहिए, अपने एलिमेंट्स से जो स्टेबल हो, इसमें जितनी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज मतलब एक्सो भी हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं, सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आगे बता देंगे कि भाई मेजॉरिटी ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब आगे हमने एक चीज़ और आपको बताया कि भाई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना नेगेटिव होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट इज़ वाई बहुत सारे बच्चों को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का लर्न ही होता है। इससे क्या है कि अगर उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी अरेंज करने को आ गई और कॉन्सेप्ट वो लैक कर रहे हैं, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। तीसरी बात हमने आपको बताया कि भाई जो रेफरेंस स्टेट हैं या जो एलिमेंटल स्टेट हैं, जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो असाइन की गई थी। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब आइए दो बातें यहां से और बता रहे हैं, जरा क्लियर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम पहले इक्वेशन पे ही आ रहे हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन ये एक इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन सॉलिड का प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मान लीजिए अगर ये 2O2 होता तो 2 into आता, लेकिन ये स्टोइचियोमेट्री 1 है सारे जगह, इसलिए 1 ही आ रहा है। अगर ये स्टोइचियोमेट्री 5 होता तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होता, इनटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी आपने कहा है कि भाई रेफरेंस स्टेट तो जीरो असाइन किए गए थे। जस्ट अभी आपने बताया है कि रेफरेंस स्टेट हो तो दे आर असाइंड एज जीरो, तो इनका तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। अब आप ही बताइए कि ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है या नहीं है। लेकिन इसमें बच्चे एक बड़ी रिमार्केबल गलती करते हैं। आइए एक ज़रा बड़े एग्जाम्पल समझ जाएं। C6H6 लिक्विड प्लस 15/2O2 गैसियस गिव 6CO2 प्लस 6CO2 गैसियस प्लस थ्राइस ऑफ H2O लिक्विड, या कोई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। मान लीजिए हमको इन सब का फॉर्मेशन गिवन है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ 6 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस थ्राइस into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्रोडक्ट माइनस reactant enthalpy of formation C6H6 plus
15/2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 का। अब एक चीज क्या कीजिएगा, सिर्फ ये 0 होगा क्योंकि ये रेफरेंस स्टेट है, बात बाकी कोई रेफरेंस स्टेट नहीं है। तो देखिएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मान लीजिए मैग्नीट्यूड वाइज दे दिया कि भाई यह x किलो जूल है, यह वाला y किलो जूल है और यह वाला z किलो जूल है। तो आप बोलोगे ना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 6x प्लस थ्राइस ऑफ y माइनस z। ऊपर वाले में क्या हो गया था, आपने रेफरेंस स्टेट से इक्वेशन बनाया था, रेफरेंस स्टेट से बनाया था तो आपका राइट हैंड जो है वही सिर्फ रहा, लेफ्ट हैंड सारा 0 हो गया। लेकिन ये रेफरेंस से ये नहीं बना हुआ है, ये तो हमारा कोई एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड दे दिया, इस ये तो 0 ही है, इसका दे दिया, इसका दे दिया, कहा कि कितना हीट चेंज हो रहा होगा ये बताइए। तो हीट चेंज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अब आप लिखोगे कि भाई इसका फॉर्मेशन 3 इंटू इसका फॉर्मेशन माइनस 1 इंटू इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस ब्रैकेट है हमारे इसलिए प्लस बोल रहे हैं, प्लस 15/2 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। जो रेफरेंस है वो 0 हो जाएंगे, बाद बाकी थोड़ी 0 होगा। बच्चे ने बोला कि नहीं सर एक एग्जाम्पल आप और दीजिए तो थोड़ा समझ में आए, ये वाली बात समझ में उतना ज़्यादा नहीं आया। तो हम बोले कि आइए, हमने ले लिया CH3COH, हमारा बना है ट्वाइस ऑफ कार्बन सॉलिड से प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैसियस से प्लस O2 गैसियस से। हम लोग नहीं अभी जान रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मेशन है, हम लोग लिख लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड माइनस ट्वाइस इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन का प्लस ट्वाइस इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 का प्लस 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन O2 का। अब आप ही बताइए, दिस वन इज योर रेफरेंस स्टेट टेकन एज 0, also taken as 0, reference state also taken as 0। तो अब बताइए कि आपके पास तो फाइनली सिर्फ यही रह गया ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3COH। क्लियर है, बातें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करें। अब एक लास्ट चीज इसमें समझ लीजिएगा, मान लीजिए हमारा इक्वेशन ये दे दिया N2 gaseous प्लस थ्राइस ऑफ H2 gaseous गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया। मान लीजिए यह हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू है इसका, ये एक्सोथर्मिक होता है माइनस x किलो जूल और मोल, x किलो जूल। व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? दो वे है सॉल्व करने का। एक तो बच्चा बोलेगा कि सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए सॉल्व होता है, माने डिफाइंड है, और ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x/2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने बोला कि नहीं सर आप वो फार्मूला लगाओ। हम बोले चलिए आइए फार्मूला लगाते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस तो 0 होता है, तो इस लेफ्ट हैंड से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस x इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आप बताइए जो हम बोले थे वही चीज़ आ गया या नहीं आ गया कि दिस वन इज योर x/2 माइनस, लगा अभी भी समझ में शायद नहीं आया, समझ में बातें आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम लोग
अगले लेक्चर में आएंगे। इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो भी बता दें। CH4 gaseous प्लस O2 gaseous, या अभी इतना लंबा नहीं, अभी एक सिंपल सा इक्वेशन देते हैं। C प्लस O2 गिव CO2, H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O। अब ये देखिए, ये कंबशन है और ये भी हमारा कंबशन है। अब यहाँ चूँकि कार्बन का कोई फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं किया है, तो दैट इज़ वाई हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मेशन है या नहीं है, लेकिन कंबशन है ये तो कन्फर्म है। तो एक चीज़ जानिएगा, एक्सप्लेन अगले लेक्चर में करेंगे उसे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पूरा लिख देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट है। लेकिन देखिएगा, एक बड़ा रिमार्केबल चेंज फॉर्मूले में इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंबशन की टर्म में लिख रहे हो, पजल नहीं होइएगा, ये यहीं पर छोड़ रहे हैं, अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट ही होंगे। अगर कंबशन की टर्म में आप लिख रहे हो तो ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, जबकि फॉर्मेशन के टर्म में अगर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। क्लियर? होपफुली समझ में आ गई होगी बातें। चलिए अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, फिर उसमें यहाँ के आगे कंटिन्यू करेंगे।